ठंडी हवाएं कोलकाता की सड़कों पर सिहरण पैदा कर रही थीं। तारीख थी 16 जनवरी 1941। अंग्रेज हुकूमत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके ही घर में नजरबंद कर चुकी थी। मगर क्या कोई दीवारें उस इंसान की आजादी की चाह को रोक सकती थीं, जिसकी रग रग में भारत बसता था? घर के हर कोने पर निगरानी थी, दरवाजे पर पहरा, खिड़कियों के पार आंखें। फिर भी नेताजी ने वो सोच रखा था जिसे कोई सामान्य मनुष्य सोचने की हिम्मत भी न करे। भाग जाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें चकमा देकर। लेकिन यह कोई आम भगदड़ नहीं होने वाली थी। यह थी एक इतिहास निर्माता की योजनाबद्ध क्रांति की शुरुआत। नेताजी ने अपना रूप बदला। एक पठान बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। माथे पर फेस टोपी, चेहरे पर नकली दाढ़ी, शरीर पर लंबा ब्राउन ओवरकोट। अब वे सुभाष नहीं थे, वे कोई और थे, एक ऐसे अनजान मुसाफिर जो इतिहास की पटरियों पर कुछ असाधारण लिखने जा रहा था। रात के सन्नाटे में उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस एक कार लेकर घर के पास पहुंचे। दोनों बिना किसी शोर के चुपचाप अंग्रेजी पहरेदारी के बीच से निकल पड़े। कार सीटी बजाती हुई नहीं, बल्कि धड़कते दिलों की तरह खामोश थी। मंजिल थी गमोह स्टेशन, लगभग 1000 किलोमीटर दूर। गाड़ी जैसे जैसे गंतव्य की ओर बढ़ती गई, नेताजी के भीतर का जुनून तेज होता गया। रास्ते में कई जगह चेक पोस्ट थे, लेकिन किस्मत और तैयारी दोनों नेताजी के साथ थे। किसी ने शक नहीं किया। गमोह स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने कालका मेल पकड़ी, एक आम ट्रेन। पर उस दिन वह गाड़ी भारत के इतिहास की धड़कन बन गई। डिब्बे की खिड़की से बाहर देखते हुए नेताजी के मन में कई भाव उमड़ रहे थे। यह सफर था अज्ञात की ओर, न कोई ठिकाना, न सुरक्षा, न वतन। लेकिन हर क्षण, हर धड़कन यही कह रही थी, जो भी हो, भारत को आजाद कराना है। दिल्ली होते हुए वे पेशावर पहुंचे, ब्रिटिश भारत की आखिरी सीमा। वहां से वे अफगानिस्तान में दाखिल हुए, अब एक इटालियन नागरिक के रूप में। खतरों से भरी इस यात्रा में उन्होंने कई भेष बदले, कई सीमाएं पार की और अंततः मास्को पहुंचे। फिर जर्मनी। ये एक भगोड़े की कहानी नहीं थी, ये एक योद्धा की कहानी थी जो बंदूक लेकर नहीं, बल्कि अपने विचारों और अपने हौसले से लड़ रहा था। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने हिटलर से भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। फिर जापान गए और वहीं उन्होंने गठित की आजाद हिंद फौज। उस एक रात की योजना, उस एक भेष की ताकत और उस एक व्यक्ति की जिद, यही वो चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। सुभाष चंद्र बोस का यह भागना असल में भारत की आजादी की ओर एक नई दिशा में दौड़ना था। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह प्रेरणा है। एक ऐसा अध्याय जो हर भारतीय को यह सिखाता है कि जब इरादे बुलंद हों तो सबसे मजबूत जंजीरें भी पिघल जाती हैं। 1943 का वर्ष था। यूरोप में विश्व युद्ध अपने चरम पर था और भारत अब भी अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। पर उसी समय एक भारतीय नेता जर्मनी की धरती से एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत कर चुका था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह यात्रा थी अंधकार, खतरे और बलिदान के रास्ते पर एक सपना लिए हुए कि भारत एक दिन आजाद होगा। उस नेता का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने जर्मनी से जापान पहुंचने का निश्चय किया, लेकिन यह कोई हवाई सफर नहीं था। यह था समुद्र की गहराइयों में चलने वाला एक रहस्यमयी और बेहद खतरनाक रास्ता। उन्होंने जर्मन पनडुब्बी U-180 में सवार होकर हिंद महासागर की ओर रुख किया। 90 दिनों तक उन्होंने समुद्र की अंधेरी परतों में बिना रोशनी, बिना खुले आसमान के अपनी सांसों को थामे रखा। यह यात्रा साधारण मनुष्य के लिए असंभव थी, लेकिन नेताजी के लिए यह भारत की आजादी के रास्ते की एक जरूरी कड़ी थी। हिंद महासागर के मध्य में जब सूरज की कोई किरण भी नीचे नहीं पहुंच सकती, एक और पनडुब्बी उभरी, जापानी I-29। दोनों पनडुब्बियों ने समुद्र की गहराई में एक दुस्साहसी मिलन किया और नेताजी को एक पनडुब्बी से दूसरी में ट्रांसफर किया गया। यह ऐसा दृश्य था जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। एक राष्ट्रवादी नेता दो दुश्मन देशों की समुद्री ताकतों के बीच से होकर आजादी की चिंगारी लिए हुए जापान की ओर बढ़ रहा था।
जापान पहुंचते ही नेताजी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहां के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने उन्हें सम्मान दिया, उनकी योजना को समर्थन दिया और वह साधन दिए जिनसे वे अपनी स्वतंत्रता की जंग को और मजबूत कर सकें। नेताजी ने जापान में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, भारत के बाहर बनी पहली अस्थायी स्वतंत्र सरकार। यह सरकार प्रतीक थी उस विश्वास का जो नेताजी को भारत की जनता पर था और उस संकल्प का जो वे स्वयं लेकर चले थे। नेताजी ने पहले से मौजूद इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज को फिर से गठित किया, लेकिन अब की बार यह फौज केवल हथियारों से नहीं बल्कि विश्वास और प्रेरणा से भरी थी। उन्होंने एक ऐतिहासिक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द सैनिकों के दिलों में जलते दीपक की तरह गूंजे। हजारों युवा और महिलाओं ने भी रेजिमेंटों में शामिल होकर भारत माता के लिए हथियार उठाए। रानी झांसी रेजिमेंट, आजाद भारत की पहली महिला बटालियन इसी संकल्प का प्रमाण थी। नेताजी के नेतृत्व में INA ने दिल्ली चलो का आह्वान किया। यह केवल एक नारा नहीं था, यह एक आंदोलन था, एक विश्वास था कि अब भारत गुलाम नहीं रहेगा। फौज ने बर्मा और मणिपुर की सीमा को पार किया। मोइरांग नामक स्थान पर पहली बार भारतीय झंडा लहराया गया, वह भी स्वतंत्रता के नाम पर। यह भारतीय इतिहास में वह क्षण था जब पहली बार भारत की धरती पर आजाद हिंद सरकार का झंडा फहराया गया। लेकिन हर संघर्ष में बाधाएं होती हैं। जापान युद्ध में पीछे हट रहा था और आजाद हिंद फौज की आपूर्ति रुकने लगी थी। फौज ने विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखा, लेकिन बारिश, भूख और गोला बारूद की कमी के आगे वे कमजोर पड़ने लगे। अंग्रेजों ने पलटवार किया और कई INA सैनिक बंदी बनाए गए। कुछ को फांसी हुई, कुछ को जेल भेजा गया। नेताजी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनका सपना, उनकी आवाज, उनका प्रभाव अमर हो गया। नेताजी की इस अद्भुत यात्रा ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में नया मोड़ ला दिया। भले ही उनका सैन्य अभियान पूरा न हो पाया, लेकिन उन्होंने भारत की जनता को दिखा दिया कि आजादी के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। उनका नाम आज भी उस साहस, नेतृत्व और संकल्प का प्रतीक है जिसकी रोशनी में पूरा देश आजादी की राह पर चल पड़ा। उनका नारा दिल्ली चलो आज भी भारतीय इतिहास की गूंज बनकर हमारे कानों में सुनाई देता है, और उनका दूसरा नारा जय हिंद आज भी भारत का राष्ट्र जय घोष है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल इतिहास नहीं है, वह एक मशाल है जो हर आने वाली पीढ़ी को साहस और प्रेरणा की लौ देती है।